कौन लोग पढ़ने लिखने से रोके जाएंगे? वो लोग जो गरीब हैं। इस देश के इंसानों को मैकडोनल्ड का बर्गर बनाने की कोशिश हो रही है। इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की हुकूमत के लिए एक कल्पित शत्रु खड़ा किया जाता है। एक ही दिन आजाद हुए दो देश एकदम दो दिशाओं में क्यों चले गए, इसकी मुझे एक ही वजह समझ में आती है कि हमको नेहरू मिल गया था, उनको जिन्ना मिल गया। कर्नाटक में नकाब की वजह से लड़कियों को इम्तिहान देने से रोका गया है। जिन्होंने एक भी बच्चा पैदा नहीं किया है वो बता रहे हैं कि औरतों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। विकास जी, ये वादा तो नहीं था। आपने ये कहा था कि थोड़ी देर के लिए आना है। आपने ये नहीं कहा था कि आकर बोलना है। तो मैं उधर अपनी सीट ढूंढ रहा था, आपने धोखे से मुझे इधर बिठा दिया और ये आपराधिक है। दरअसल इतनी सारी चीज़ें बोली जा चुकी हैं कि अब मेरे पास नया बोलने को कुछ है भी नहीं। लेकिन यहाँ खड़े होने की एक जिम्मेदारी भी महसूस करता हूँ। और जब भी मैं आपकी तरह के युवाओं के बीच जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि ये कुछ लोग नहीं हैं, ये बहुत सारी उम्मीदें हैं जो इस मुल्क को बचा लेंगी। हम सब जो लड़ाइयाँ लड़के यहाँ तक पहुँचे हैं और जो हम आपको देना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इस लड़ाई का तसव्वुर क्या होगा, मोर्चे क्या होंगे, हम कहाँ जाना चाहते थे, हम किधर चलते जा रहे हैं और इस रास्ते पर चलकर हम कहाँ पहुँचेंगे। मेरे जैसे सारे लोगों की ही चिंता ये है कि संविधान रहेगा कि बदल जाएगा, कि ख़त्म हो जाएगा। लोकतंत्र रहेगा यहाँ कि बदल जाएगा, कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, कि कुछ और हो जाएगा, कि हम पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे, कि अफ़गानिस्तान जैसे हो जाएंगे। एक ऐसे दौर में जब इतिहास बदला जा रहा है, जब हमारे पुरखों की लड़ाइयाँ मिटाई जा रही हैं पन्नों से, जब स्मृतियों को धुंधला किया जा रहा है, जब हमसे हमारा पिछला लेखा जोखा छीना जा रहा है, तब मैं सकाल जैसे अखबारों की भूमिका बहुत बड़ी देखता हूँ। और ये वाकई बहुत हिम्मत का काम है। मैं तो जब यहाँ आया तो मुझे इसी बात पर हैरानी थी कि ये हॉल कैसे मिला होगा। मैं उत्तर प्रदेश में इसकी कल्पना नहीं कर सकता। मैं रहता हूँ नोएडा में, तो मुझे हैरानी होती है कि वहाँ कोई खुले मैदान में भी बात नहीं हो सकती है। आपको पता होगा कानपुर देहात में एक बड़े नेता की जो समाजवादी पार्टी में है, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी सभा तय थी और ऐन जिस दिन उनकी सभा थी उस दिन डीएम ने आकर कह दिया कि ये मैदान में आप बातचीत नहीं कर सकते। तो हमको बातचीत करने से रोका जा रहा है, हमको एक दूसरे से मिलने जुलने से रोका जा रहा है, हमको एक दूसरे की संस्कृतियों को समझने से रोका जा रहा है और इन सब से ज़्यादा हमको प्यार करने और प्यार पाने के हक से रोका जा रहा है। और पूरा पैटर्न मैं देखता हूँ। आप बहुत युवा लोग हैं। 1995 में इस देश में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, एक सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। आज भारत में 450 सरकारी यूनिवर्सिटी है और 455 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। कुकुरमुत्ते की तरह आप चले जाइए ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर और लाइन से आपको 50 यूनिवर्सिटी दिखेगी। 400 गज के मकानों में यूनिवर्सिटीज चल रही हैं।
ये यूनिवर्सिटीज क्यों बनाई गई, किन लोगों के लिए बनाई गई, क्या वाकई इनको शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए खड़ा किया गया, या इस देश की बहुसंख्य आबादी को पढ़ने लिखने के अधिकार से रोकने के लिए इनको बनाया गया है। इस कॉन्स्पिरेसी को हमको समझना पड़ेगा। इसलिए इस पैटर्न से मैं इसलिए आइडेंटिफाई करता हूं अपने आप को कि इन यूनिवर्सिटीज के ग्रोथ को देखिए आप, जिस तरीके से ये यूनिवर्सिटीज उगी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, और इन सारी यूनिवर्सिटीज के कई कई शहरों में कई कई कैंपस। दूसरी तरफ आप जेएनयू को बदनाम करते हो, आप एएमयू को बदनाम करते हो, आप बीएचयू को बंद करने की कोशिश करते हो। इस देश की अच्छी सरकारी, जहां सस्ती पढ़ाई मिल सकती है युवाओं को, उन यूनिवर्सिटीज को पहले आप चुन चुन कर बदनाम करिए। आप ये साबित कर दीजिए कि वहां आतंकवादी पलते हैं। दरअसल मसला क्या है कि जिन लोगों को जेएनयू में पढ़ने का मौका नहीं मिला है, जिन लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका नहीं मिला है, जो इस देश के हारे हुए थके हुए जाहिल लोग हैं, वो फैलाते हैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ में आतंकवादी पढ़ते हैं, ताकि आप जब वहाँ से पढ़कर बाहर निकलें तो आपको टारगेट करना आसान हो। यह आसानी से सब कुछ ने अब एक नया पैटर्न देखिए, आईआईटी को ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है। मैं कल सोच रहा था कि पिछले 6 महीने में या 1 साल में जिस तरीके से आईआईटी में आत्महत्याएं बढ़ी हैं, वो एक पैटर्न है, वो अचानक नहीं हुआ है, उसको किया जा रहा है। आप इंटरनल सिस्टम को इतना वेल ऑयल्ड रखना चाहते हैं जिससे आप उसको जब चाहें जिधर चाहें मोड़ सकते हैं, और इसके बाद आप इतिहास बदलते हैं। यूजीसी ने क्या कहा, हमने हेफा बनाया है, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। हेफा क्या करेगा? हेफा ये करेगा कि जितनी सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, आपको कोई नया डिपार्टमेंट चलाना है, कोई नया रिसर्च शुरू करना है, तो आप सरकार से पैसा मत मांगिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन आपको पैसा नहीं देगी। हेफा का इस देश के कुछ बैंकों के साथ समझौता है। हेफा आपको लोन देगा कम ब्याज पर, 4% ब्याज पर। आप लोन लीजिए, डिपार्टमेंट बनाइए, नियुक्तियां करिए, मुनाफा कमाइए, और उसके बाद हेफा को ब्याज के साथ उसका कर्जा चुकाइए। इस देश की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसरों को, वाइस चांसलर को प्रॉपर्टी डीलर बनाने की कोशिश हो रही है, और ये बहुत 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 खतरनाक है। इस ट्रैप में कौन लोग फंसेंगे? कौन लोग पढ़ने लिखने से रोके जाएंगे? वो लोग जो गरीब हैं, वो लोग जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, पसमानदा हैं, किसी भी तरीके से पढ़ने लिखने से जिनको मौका नहीं मिला है। विदर्भ के किसानों के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? कहाँ जाएंगे बिहार के सीतामढ़ी के बच्चे पढ़ने के लिए? कहाँ जाएंगे झांसी, बदायूं, जालौन के बच्चे पढ़ने के लिए? इसका क्या कोई रोड मैप है सरकार के सामने? अब क्या कहते हो? अब आप कहते हो कि सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस एक जैसे होने चाहिए। मतलब जो सिलेबस जेएनयू में होगा वही सिलेबस झुमरी तिलैया के किसी कॉलेज में होगा, वही वर्धा यूनिवर्सिटी का होगा, वही मुंबई यूनिवर्सिटी का होगा, वही लखनऊ यूनिवर्सिटी का होगा। ये सिलेबस एक जैसा करने की कोशिश नहीं है मेरे भाई, ये इस देश की डाइवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश है। इस देश में हम जो तरह तरह के लोग तरह तरह की बोलियां बोल रहे हैं, तरह तरह की पढ़ाइयां कर रहे हैं, तरह तरह के विषय सीख रहे हैं, हमारी डाइवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आप लोगों ने मैकडोनल्ड का नाम सुना है? मैकडोनल्ड दुनिया का सबसे बड़ा चेन है बर्गर बनाने का। मैकडोनल्ड के बर्गर की खासियत होती है, जानते हैं क्या खासियत है? मैकडोनल्ड के बर्गर की खासियत ये होती है कि उसमें एक साइज का आलू जो है उबाला जाता है। एक उनके पास कड़ा होता है, उस कड़े से वो हर आलू को उससे गुजारते हैं। अगर उससे गुजर गया तो वो आलू नहीं उबाला जाएगा, मतलब उस साइज का होना चाहिए। उसके बाद एक ही तापमान पर उसको उबाला जाए। पूरी दुनिया में आप चाहे कनॉट प्लेस में जाकर बर्गर खा लीजिए मैकडोनल्ड का, या न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर खा लीजिए, स्वाद एक जैसा आएगा। एक ही तरह के तापमान पर उबालते हैं,
एक ही तरह का मसाला डालते हैं, एक ही साइज की उसकी टिक्की बनाते हैं, एक ही तरह से उसका पाव बनाते हैं। इस देश के इंसानों को मैकडोनल्ड का बर्गर बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि एक इंसान दूसरे इंसान की तरह नहीं सोचता। ये फ्रॉड है कि भारत एक देश है। भारत एक देश नहीं है। भारत 140 करोड़ देश है। जो देश मेरा है, इस देश से जो मेरी उम्मीदें हैं, जो मेरे एस्पिरेशंस हैं, वो आपका नहीं हो सकता, वो उनका नहीं हो सकता, वो उनका नहीं हो सकता। मेरी ज़रूरत हो सकता है एक पिज्ज़ा की हो, और आपकी ज़रूरत हो सकता है आधी रोटी की हो। इतने बड़े डाइवर्सिटी को ख़त्म करके आप हमको मजबूर कर रहे हैं एक तरीके से सोचने पर, एक तरीके की बोली बोलने पर, एक तरीके की भाषा बोलने पर, एक तरह की किताबें पढ़ने पर, एक तरह का खाना खाने पर, एक तरह के कपड़े पहनने पर। इस देश के एक बहुत बड़े नेता कहते हैं कि वो कपड़ों से लोगों की पहचान कर लेते हैं। वो जिस समुदाय को टारगेट करते हैं कपड़ों से पहचान पर, वो हमारे तो दुश्मन नहीं है, वो आप भी उनको दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की हुकूमत के लिए एक कल्पित शत्रु खड़ा किया जाता है। दरअसल फासीवाद जब भी आता है, तानाशाह जब भी दुनिया में किसी भी देश में आता है, तो वो एक तरह से आता है। अगर कोई शत्रु नहीं है तो वो कल्पित शत्रु खड़ा करता है। वो बताता है कि देखो ये तुम्हारा दुश्मन है, और अगर तुमने हमको नहीं बचाया तो ये तुमको खा जाएगा। तो हमारी दिक्कत तब तक नहीं थी जब तक हमारी समझ में नहीं आ रहा था। आपको मैं बताऊं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा तजुर्बा हो, और इधर बैठे लोगों में तो मेरा दावा है कि सबका ही तजुर्बा होगा। पिछले 9 साल में हमने सबसे ज्यादा दोस्त खोए। जिनके साथ हमारा रोज का उठना बैठना था, उनसे हमारी बातचीतें बंद हो गई, उनसे मिलना जुलना बंद हो गया, हमारी बहसें होने लगी, हम अजीब किस्म से एक दूसरे से व्यवहार करने लगे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी सोच आपस में नहीं मिलती है। तो इस देश में राजनीति तो पहले भी चलती थी, सरकारें पहले भी बदलती थी, चुनाव पहले भी होते थे, लेकिन हमारे रिश्ते नहीं खराब होते थे। हम एक दूसरे को दुश्मन नहीं मानते थे, हम एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे। हम साथ रहकर एक ही टपरी पर चाय पीकर अलग अलग दलों को वोट देकर आते थे, और फिर साथ मिलकर हम एक ही स्कूटर पर बैठकर घर जाया करते थे। लेकिन हमारी बीच कभी दुश्मनियां नहीं हुई। तो कौन लोग हैं जो हम लोगों को एक दूसरे के दुश्मन में तब्दील कर रहे हैं, जो हमारे दिमागों में जहर भरना चाहते हैं? इस देश में आप देख रहे होंगे जब भी चुनाव आता है, बाबाओं का झुंड बड़ा सक्रिय होता है। कोई चिमटा बाबा, कोई झुमटा बाबा, कोई कंप्यूटर बाबा, कोई अजीब बाबा। हाँ, एक बाबा कहता है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है वो सब मैं जानता हूं और मैं तुमको ठीक कर दूंगा। उसका भाई शराबी था, उसका भाई जो है कट्टा लहराता हुआ पकड़ा गया दलितों के घर पे हमला बोलते हुए। उस बाबा को यही नहीं पता था कि उसके घर में क्या हो रहा है। वो समूची दुनिया को ज्ञान बांटता फिर रहा है। एक बाबा कोरोना के एकदम चढ़ान पे WHO का नाम लेकर झूठ बोलकर फ्रॉड करके अपनी बूटी बेच रहा था 800 रुपए की। कमाल की बात यह है कि उस बाबा के मंच पर 2 केंद्रीय मंत्री थे, इंक्लूडिंग स्वास्थ्य मंत्री। मतलब WHO का नाम लेकर स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में बाबा कह रहा है कि देखो मेरी बूटी खाओगे तो कोरोना नहीं होगा, और अगर हो गया है तो ठीक हो जाएगा। मुझे तो अगर ऐसा है तो हम लोगों को तो मांग करनी चाहिए कि इस देश के सारे अस्पतालों को बंद कर दो और बाबा के हवाले कर दो। लेकिन एक भी अगर आदमी बीमार पड़ा, अगर किसी तरह की बीमारी से मरा, तो ऐसे बाबाओं को चौराहे पर घसीटे जाने की छूट भी होनी चाहिए। दिक्कत यह है कि यह देश किसी भी बाबा के बगैर चल सकता है। एक भी बाबा की जरूरत नहीं है इस मुल्क को। इस मुल्क को केवल एक बाबा की जरूरत है, और वो बाबा साहब है। सिर्फ एक बाबा से ये देश चलेगा। इस बाबा के खिलाफ, इस बाबा को रौंदने के लिए ये जो बाबाओं की टोलियां उठाई जा रही हैं, उनको बढ़ाया जा रहा है, उनको जमाया जा रहा है, उनके आगे जो नेता सरेंडर करते नजर आ रहे हैं, वो लोग इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो बाबा साहब की किताब को बदलना चाहते हैं, वो हमारे और आपके मुस्तकबिल को बदलना चाहते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं।
लेकिन ये जो खतरा हमारे सामने है, अशोक जी ने मीडिया का सवाल उठाया और ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। और मेरा एक और पर्सपेक्टिव है मीडिया को लेकर कि जब हम बात करते हैं, मुझे बहुत सारे लोगों से जब हमारी मुलाकातें होती हैं और वो कई बार अलग अलग दलों के नेता होते हैं, और जब वो मीडिया से शिकायत करते हैं तो मुझे हंसी आती है। अशोक जी, मुझे वाकई चिंता नहीं होती है। मुझे लगता है कि ये लोग किस दुनिया में रहते हैं, कहाँ की राजनीति करते हैं, किन लोगों की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा अशोक जी, 2003 जब इंडिया शाइनिंग का नारा चल रहा था, पूरे देश में डंका बजाया जा रहा था कि वाजपेयी जी वापस आ रहे हैं, और दिन रात लगे हुए थे प्रमोद महाजन, टेलीविजन पर रात भर दिन भर एक ही विज्ञापन चल रहा था कि भारत चमक रहा है। उस समय जब इंडिया शाइनिंग का नारा चल रहा था, एक टेलीविजन चैनल खड़ा होता है, इंडिया टीवी। उस इंडिया टीवी को खड़ा किया जाता है गुजरात से, बेहिसाब पैसा उसमें झोंका जाता है, उसको बड़ा बनाया जाता है। आप जाकर उसका दफ्तर देखिए, 5 स्टार होटल की तरह है। उसके बाद जी न्यूज़, उसके मालिक को सांसद बनाया जाता है। दैनिक जागरण, उसके मालिक सांसद रहते हैं। तमाम टीवी चैनल हिंदी के खड़े किए गए। उसी दौर में रिपब्लिक टीवी खड़ा हुआ, आज 2,500 करोड़ का एम्पायर है। मतलब 2003 से लेकर और 2013 तक एक मीडिया का ढांचा, सशक्त ढांचा खड़ा किया जा रहा था, बिना इस उम्मीद के कि पता नहीं क्या होगा आने वाले दिनों में। 2004 में वाजपेयी नहीं आए, 2009 में भी मनमोहन सिंह की सरकार वापस आ गई, उसके बाद पता नहीं क्या होने वाला था। 2014 में जाकर बदलाव हुआ, लेकिन उस मीडिया को चलाया गया, उस मीडिया को बचाया गया, क्योंकि उसके नेताओं को, उसके लोगों को, उसकी वैचारिकी को मानने वाले समूहों को पता था कि आने वाले दिनों में हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे लोगों ने इस तरह का कोई ढांचा न खड़ा किया, न खड़ा होने दिया। कोई स्वतंत्र मीडिया खड़ा नहीं होने दिया गया। हमको मौके मिले थे, हमारे लोगों को मौके मिले थे। जो लोग आज कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे हैं, जो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, उनके सामने बहुत बड़ा मौका था, आज भी है। ऐसा नहीं है वो मौका निकल गया है, आज भी है। मुझे एक बात बताइए, अशोक जी बेहतर जवाब देंगे इस बारे में, विकास जी भी बता सकते हैं, क्या सोचकर छत्तीसगढ़ की सरकार या राजस्थान की सरकार या पंजाब की सरकार जी न्यूज़ को विज्ञापन देती है? क्या सोचकर कि ये लोग क्या करने वाले हैं, किसके लिए काम करेंगे आने वाले दिनों में? आप सोचिए कि अगले 7 जन्म में क्या सुधीर चौधरी नाम का नाग, मैं नाग कह रहा हूं, एक कविता हमने पढ़ी थी कि वो नाग हैं तक्षक के वंशज और धरती उनकी कृपा पर टिकी है फिलहाल। तो ये नागों की जो टोलियां हैं जो आगे बढ़ी हैं, वो आगे बढ़ी नहीं है, उनको आगे बढ़ाया गया है। इंडिपेंडेंट आवाज़ों को क्रश किया गया है, उनको इतना परेशान किया गया है कि उन्होंने अपने अपने रास्ते चुन लिए। अब उनमें से बहुत सारे लोग मीडिया में नहीं है, नहीं आना चाहते हैं। लेकिन एक स्वतंत्र, मुझे एक और चीज़ समझ में नहीं आती, आप बहुत यंग हैं, शायद आप इस पर सोचेंगे। मैं 2003 से भी पहले की बात करता हूँ। आप देखिए कि कितने सारे टेलीविज़न चैनल बंद हो गए, कितने अखबारों के संस्करण बंद हो गए, कितने अखबारों के मालिक बदल गए। उनको नई दुनिया, इंदौर से आते हैं अशोक की, नई दुनिया जैसा शानदार अखबार, क्या हुआ वो, अब उसको कौन लोग चलाते हैं और कैसे उसका ट्रांसफर हुआ, ये सब लोग जानते हैं। तो दिक्कत यह है कि जब हमारे अखबार, जो लोकतंत्र की बात करने वाले अखबार और चैनल, पत्रकार ऐसे जब क्रश किए जाते हैं तो क्या होता है? ये ऐसा होता है कि हम सब लोग छोटे छोटे समूहों में बंट जाते हैं, हम सब लोग बहुत अकेले पड़ जाते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इस कमरे से जब आप लोग मैं हमेशा कहता हूँ नौजवानों से कि आपकी प्रयोगशाला पूरा भारत देश है। महाराष्ट्र जब मैं बात करता हूँ तो मुझे बड़ी उम्मीद नज़र आती है। मैं बिहार से आता हूँ और मुझे एक बात मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं जब भी
मैं इन दिनों पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र बहुत जाता हूँ, तो जब मैं वहाँ के लोगों की जागरूकता देखता हूँ और ख़ासकर वहाँ की महिलाओं की जब जागरूकता देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और फिर मैं सोचता हूँ कि ये हमारे बिहार में ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, ये मध्य प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों में क्यों नहीं हुआ, राजस्थान में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हमारी लेगेसी उतनी मजबूत नहीं थी। बिहार जो बीमारू प्रदेश कहते हैं और महाराष्ट्र कहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक ही अंतर मेरी समझ में आता है कि आपके यहाँ बाबा साहब जैसे लोग हुए, शिवाजी जैसे लोग हुए, ज्योतिबा फुले जैसे लोग हुए, इसलिए आप वहाँ तक पहुँच पाए। हमारे पास वो लेगेसी नहीं है। गौतम बुद्ध के बाद हम बिल्कुल खाली पड़ गए। यही उत्तर प्रदेश का हाल है, यही हमारे हम सब की चेतना। आप देख लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच का अंतर क्या है। हम तो बात करते हैं ना कि भारत पाकिस्तान हो जाएगा। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ और सिर्फ एक अंतर है। एक ही दिन आजाद हुए दो देश एकदम दो दिशाओं में क्यों चले गए, इसकी मुझे एक ही वजह समझ में आती है कि हमको नेहरू मिल गया था, उनको जिन्ना मिल गया। इसलिए लीडरशिप बहुत जरूरी है। हमको कौन लोग चलाते हैं, हमको कौन लोग बताते हैं, जिनकी डिग्रियां संदिग्ध हैं, वो लोग बता रहे हैं कि इतिहास कौन सा सही है। कमाल है कि जिनकी अपनी पढ़ाई लिखाई संदिग्ध है, कुछ पता नहीं है कि आपने क्या किया धरा है। कोई कहता है इंजीनियरिंग करके आए हैं, कोई कहता है IIM करके आए हैं, कोई कहता है इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए हैं, कुछ लोग कहते हैं चौथी पास। वो लोग कहते हैं कि अकबर को महान लिख दोगे तो पाप हो जाएगा। इस देश में अकबर और शिवाजी साथ चल सकते हैं। हमारा देश ज्योतिबा फुले और फातिमा जी का देश है। हम सब सहअस्तित्व के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच मनभेद और मतभेद की बात कर रहे थे अशोक जी, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। जो है वो अखबारों में है, जो है वो टेलीविजन चैनलों में है, वो मैं आपकी आंखों में नहीं देखता। मुझे नहीं पता, मेरे साथ जो लड़का आया है वो मुस्लिम है, मुझे आज तक नहीं लगा कि वो मुस्लिम है। और मैं जब महोदय की नज़रों से देखता हूँ, महामहिम की नज़रों से देखता हूँ, महामानव की नज़रों से देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो किन दुश्मनों की बात कर रहे हैं, वो हम लोगों को किन लोगों से डरना सिखा रहे हैं। तो पता चलता है कि हमारे आसपास कोई शत्रु ही नहीं है। ये शत्रु इसलिए खड़ा किया जा रहा है, इसलिए हमको डराया जा रहा है कि हम पढ़ाई लिखाई की मांग न करने लगे, हम रोजगार की मांग न करने लगे, हम बराबरी की बात न करने लगे, हम संविधान की बात न करने लगे, हम लोकतंत्र की बात न करने लगे। इसलिए जरूरी है कि हम और आप एक दूसरे को शत्रु की तरह देखें, दुश्मन की तरह देखें। छोटी बात नहीं है। आपने देखा होगा कर्नाटक में नकाब की वजह से लड़कियों को इम्तिहान देने से रोका गया है, परीक्षा देने से रोका गया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं क्या पहनूंगा, क्या कपड़े पहनूंगा, इसकी वजह से मुझे एग्जाम देने से रोक दिया जाए। ये धर्म का मामला नहीं है मेरे दोस्त, ये किसी समुदाय का मामला नहीं है, ये महिलाओं के खिलाफ एक गंदी सोच का उदाहरण है। आप औरतों को किस नजरिए से देखते हैं, आप उनको जीवित इंसान के तौर पर नहीं, एक सामान की तरह देखते हैं। एक साध्वी ने कहा कि औरतों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, हिंदू धर्म की औरतों को। कमाल की बात यह है, जिन्होंने एक भी बच्चा पैदा नहीं किया है वो बता रहे हैं कि औरतों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। उनके लिए औरतें बच्चा पैदा करने की मशीन है। ये इस पूरे तस्वीर को अगर आप पूरा मिला जुला कर देखेंगे तो आपकी समझ में बेहतर आएगा कि हमको किस तरफ ले जाया जा रहा है। इस हरियाणा में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 300 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए, सरकारी स्कूल। उन स्कूलों में कौन लोग पढ़ते हैं और कितनी फीसें लगती हैं? मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देता हूं। अभी एक यूनिवर्सिटी में मैं एक हफ्ते पहले पढ़ाने गया था, वहां की फीस थी लगभग 38,000 रुपये MA की। मैंने कहा यार ये फीस बहुत ज़्यादा है। कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं सर, इतनी तो एक साल की होनी ही चाहिए, MIT में तो 3.5 लाख फीस है। मैंने कहा अशोका यूनिवर्सिटी में तो 24 लाख की फीस है। लेकिन हम किस समाज से आते हैं? मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूँ, कुछ साल पुरानी बात है।
वहां गन्ने का किसान जब गन्ना बेचता है तो उसको पर्ची दी जाती है कि आपने 2000 रुपए का गन्ना बेचा, ये पर्ची ले जाइए और उसका फिर भुगतान बाद में होगा। ये मुद्दा था उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि हम जल्दी गन्ने का भुगतान करें। वहां के सरकारी स्कूलों में जहां 22 रुपए 24 रुपए की फीस है, वहां एक समय ऐसा आया जब माँ बाप ने कहा कि ये पर्चियां रख लीजिए अगर आप इसको करेंसी मानते हैं तो, और हमारे बच्चे को पढ़ने दीजिए। जिस दुनिया में 24 रुपए की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वहां आप बता रहे हो कि 38,000 रुपए की फीस तो होनी चाहिए। शिक्षा को महंगा करना कॉन्स्पिरेसी है इस देश के युवाओं के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ। आप शिक्षा को खत्म कर दीजिए, देश अपने आप खत्म कर देगा, हो जाएगा। और गोएबल्स कहता था कि आप हमारे हाथ में मीडिया दे दीजिए, मैं इस देश को सुअरों के झुंड में बदल दूंगा। तो आप सोचो, एक किताब, मैं नाम नहीं लूंगा, एक पतली सी किताब है, वो कथा की किताब है। उस कथा में मतलब मुझे लगता है कि मैं जब से पैदा हुआ हूं अपने घर में वो कथा लोगों को सुनते देख रहा हूं। वो 200-400 साल से वो कथा 8 पन्ने की किताब में चलती आ रही है। वो कथा कहती है कि अगर तुम इनका मन से पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, अगर व्यापारी हो तो व्यापार लूट जाएगा, अगर महिला हो तो तुम्हारा पति मर जाएगा, बच्चा भी है तो बच्चा भी मर जाएगा। एक 9 पन्ने की 10 पन्ने की काल्पनिक किताब ने हमको 200 साल से डरा रखा है, जिसको हम कभी महीने 2 महीने साल 6 महीने में एक बार पढ़ते हैं। आप कल्पना करके देखिए, दिन भर जो टेलीविजन चैनल चला रहे हैं, जो नफरत के बीज बो रहे हैं, उसका असर कितना गहरा होता होगा। इसलिए हमको सोचने की जरूरत है, हमको इन सब मुद्दों पर बात करने की जरूरत है। हम नहीं बात करेंगे, यही दिक्कत है इस सरकार को। सबसे आप बताइए कि इस सरकार को क्या किसी पढ़ने लिखने वाले से डर लगता है या फिर गुंडे मवालियों से डर लगता है? आपको पता चलेगा कि मवालियों से ज्यादा इस देश के प्रोफेसरों पर मुकदमे हैं। क्या कसूर है आनंद तेलतुंबड़े का? क्या कसूर है हनी बाबू का? क्या कसूर है सुधा भारद्वाज का? क्या कसूर है गौतम नौलखा का? ये कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, ये लोग न्याय की बात करते हैं, ये लोग समानता की बात करते हैं। अगर इस देश में 80 साल के स्टेन स्वामी जो अपने खुद से पानी नहीं पी सकते अपने हाथ से बिना स्ट्रॉ की मदद के, अगर उनसे इस देश के लोकतंत्र को खतरा है तो इस देश के बच्चे से इस देश के लोकतंत्र को खतरा है। तो क्या आप इस देश के सारे लोगों को जेल में डालने वाले हैं? क्या इस देश में सारे पढ़ने पढ़ाने सोचने वालों को जेल में डालने वाले हैं? इसके लिए आपको पूरे देश को कैद खाने में तब्दील करना पड़ेगा, और ये होने वाला नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि सारे बातचीत करने वाले लोगों को, भाषण देने वाले लोगों को, निबंध लिखने वाले लोगों को जेल में डालकर आप सत्ता में काबिज रह जाएंगे, तो आप सरासर गलत समझ रहे हैं। ये देश जेपी का देश है, ये देश राम मनोहर लोहिया का देश है, ये देश फुले, गांधी, पेरियार, अंबेडकर का देश है। हम जानते हैं कि हमारे बोलने की अहमियत क्या है। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बोलना मत बंद करना, बोलना बहुत जरूरी है। ये लोग चाहते हैं कि लोग बोलना बंद कर दें। कल मुझे पता चला, मैं इसलिए कह रहा था विकास जी कि ये हॉल आपको मिला कैसे। यहाँ आईटीओ पर एक हॉल है, गांधी पीस फाउंडेशन, वो सस्ते में वो हॉल मिल जाता था और हम लोग कार्यक्रम करते थे। कल वहाँ एक वक्ता बोल गए हुकूमत के खिलाफ और हॉल चलाने वालों में हंगामा मच गया। उनका कहना था कि हमने तो पहले ही कहा था कि हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। मतलब 4 दीवार और एक छत को किराए पर देने वाले लोग ये तय कर आपको हॉल दे रहे हैं कि आप हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। सोचिए कि आपको बोलने से रोकने के लिए कितनी कोशिशें हो रही हैं। आप इस देश की हालत देखिए, सबसे बड़ा घोटाला हुआ था और सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई थी इस देश में 25 साल से कम उम्र के लोगों को तय करने के लिए कि वो छात्र यूनियन का चुनाव लड़ेंगे। उस दिन के बाद से भारत की राजनीति वैसी नहीं रही, क्योंकि आपने ब्रिलियंट माइंड्स को आने से रोक दिया। ये लोग चाहते हैं कि छात्र राजनीति न करें, ये चाहते हैं कि छात्र
भाषण न दें। ये चाहते हैं कि छात्र पत्रकारिता में ना आए। ये लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे से मिले जुले नहीं, हम एक दूसरे के गले नहीं मिलें, एक दूसरे के साथ भाईचारा न दिखाएं, एक दूसरे के साथ एक ज़्यादती की बात न करें। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हम सब अलग अलग तरह से सोचने वाले लोग हैं। और लोहिया जी कहते थे, हज़ारों फूलों को खिलने दो। तो हज़ारों फूलों को खिलने दो से मतलब उनका कोई बाग में खिलने वाले फूल से नहीं था, उनका दिमाग से मतलब था कि मतलब हर तरह के सोच को आगे बढ़ने दो। इसी से ये देश यहाँ तक पहुँचा है। और आप जैसे लोग जब तक हैं, जब तक ये सोच रखते हैं कि हम इस देश के संविधान को बचाएंगे, इस देश के लोकतंत्र पर आँच नहीं आने देंगे, इस देश की संसदीय परंपराओं को बंद नहीं होने देंगे, तो वो देश किसी एक सांसद को संसद से बाहर कर देने से, कुछ लोगों को जेल में डाल देने से, कुछ नेताओं को रोक देने से, फर्जी मुकदमे कर देने से, जांच बिठा देने से वो देश लोकतंत्र की मांग करना छोड़ेगा नहीं। मुझे हमेशा लोकतंत्र में बहुत भरोसा रहा है और मुझे हमेशा लगता है कि इस देश का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बेहतर लोकतंत्र है। और दुनिया का बेहतर लोकतंत्र इस वजह से नहीं है कि यहाँ सिर्फ किताबें हैं सबसे अच्छी, इस वजह से है कि यहाँ बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, बहुत सारी बोलियों के लोग रहते हैं, बहुत सारी विविधताओं वाले लोग रहते हैं, बहुत तरह के खान पान वाले लोग रहते हैं, बहुत तरह के कपड़े पहनने वाले लोग रहते हैं। जब तक ये विविधता बची हुई है, किसी की हैसियत नहीं है, इस देश से लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म कर दे। मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूँ कि आप इस विविधता को बचाइए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप बच जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास की सकाल समूह का, आयोजकों का, और इन सब से ज़्यादा आप सब लोगों का। वहीं से बात ख़त्म करूंगा जहां से मैंने शुरू की थी कि जब मैं आपकी तरह के लोगों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं हज़ारों उम्मीदों को देख रहा हूं, और ये उम्मीदें कह रही हैं कि इस देश को इससे बेहतर बनना होगा, हमारे लिए नहीं, नहीं तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए। मैं चाहता हूं कि हमारी आने वाली नस्लें बेखौफ जिएँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटियाँ जब घरों से निकलें तो हमारी आँखों में खौफ ना हो। हम चाहते हैं हमारे मुल्क की हवाएं साफ़ हो, हम चाहते हैं हमारे मुल्क के बाग बागीचे बचे रहें, हम चाहते हैं झरने बचे रहें, हरियाली बचे रहें, खेत बचे रहें, लोग बचे रहें, और हम सब की सामूहिक आवाज़ें बची रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपने हर शब्द में हर लफ्ज़ ऐसे बोला है जैसे कि वो लोग, तो आप या तो हमें भ्रमित कर रहे हैं या फिर आप कोई पुख्ता सबूत के साथ हमें बता रहे हैं, तो हमें इन दोनों में कोई राय मिलेगी। तो आप ये बताइए आप किन लोगों के बारे में बता रहे हैं ताकि हमें उसके बारे में जानकारी। और ये भी साबित कीजिए थोड़ा सा कि आपने जिस प्रकार से धर्म पर अटैक किया है, तो धर्म के बारे में बोला कि हिंदू धर्म की महिला ये करती है, ये नहीं कहा कि मुस्लिम धर्म की लड़की नकाब पहनती है। आपने यही कहा है कि हिंदू धर्म की एक महिला है, वो ये बात करती है, वो बात करती है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि कन्हैया लाल जैसे लोग यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे इस प्रकार के नारे देते हैं। आपने बड़ा ज़रूरी सवाल किया है और मेरा काम बहुत आसान कर दिया है, तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये अकेले आपका सवाल नहीं है। इस देश के बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं। मैंने इतनी देर में सिर्फ एक ही बात की है, सिर्फ एक बात की, और वो बात मैंने की है कि तार्किकता को बचाना, लॉजिक को बचाना। जो बात मुझे पसंद नहीं है वो बात आपको पसंद हो। अगर मैं ऐसे सोचता हूं तो मैं एक अपराधी हूं। मैंने कुछ कपड़ों की बात नहीं की है, मैंने किसी धर्म ग्रंथ की बात नहीं की है। मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि भ्रमित मैं नहीं कर रहा हूं, भ्रमित वो लोग कर रहे हैं जो लोग संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि संविधान नहीं बदलेगा। उनको भी पता है कि इस देश के लोग किसी आपके लिए क्या है और आप में से ज्यादातर बैठे लोगों के लिए क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए और शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए एक ही पवित्र किताब है और वो है हमारा संविधान। इसके अलावा
हर चीज बदली जा सकती है, हर चीज पर सवाल उठाया जा सकता है। शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि जिन परिस्थितियों में ये सब आपको पता है। आज में हिंदू कोड बिल पढ़ लीजिए, आज बात हो रही है महिलाओं को बराबरी बनाने की। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पर इस्तीफा दिया। आप सोचिए कि हमको किन लोगों ने संविधान बनाकर दिया। हमारी आंखों में कितनी मुश्किल से करपात्री स्वामी यहाँ संसद के बाहर धरने पर बैठ गए थे। संसद को घेर लिया था लोगों ने हिंदू कोड बिल के खिलाफ। आप में से मुझे नहीं पता कि कितने लोग अपनी बहनों को, और खासकर पुरुषों से मैं कहता हूँ, मैं जब छोटा था, मैं बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ, मेरे अपनी निजी जिंदगी से उदाहरण है। मैं जब बड़ा हुआ और जब मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया तो मुझे एक चीज हमेशा कठोरती थी। हम भाई, मेरी बहन मुझसे केवल 2 साल छोटी थी। मैं जब उठता था तो खिलौने लेकर उठता था बिस्तर से। मेरी बहन जब उठती थी तो झाड़ू लेकर उठती थी। ये बात मुझे तब समझ में नहीं आती थी, लेकिन बाद में मुझे लगा, और इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी, इसको कंडीशनिंग कहते हैं। शोषण को इतना कंडीशन कर दिया गया है कि हमको लगता ही नहीं है कि इसमें कुछ भी अच्छी तरह तो ऐसे ही चलता है। जब मैं बड़ा हुआ और जब मैं पढ़ाई लिखाई करने लगा तो मैं इतने गिल्ट में चला गया कि मुझे साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ी। मैं अपनी बहन से नजरें नहीं मिला पाता था। बाद में मैंने उसको पढ़ने के लिए दिल्ली बुलाया, उसको बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी कराया, उसको बीएड कराया, तब जाकर मेरा गिल्ट कुछ कम हुआ। और बिना नागा सुबह उठकर मैं उसको चाय देता था बनाकर कि तुम पढ़ो। इसलिए नहीं कि उसको इसकी जरूरत थी, इसलिए कि मुझे लगा कि इसके साथ जो शोषण हुआ है उसका हिस्सेदार बरसों बरस मैं भी रहा हूं। अपने आप से लड़ना मेरे दोस्त दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हमको ऐसे ही बनाया गया है। आप मानिए ना मानिए, मैं एकदम सख्ती से कहना चाहता हूं कि हम मर्द लोग बुनियादी तौर पर औरतों के खिलाफ हैं, चाहे जितने तो कैसे हो जाए। ये ढोंग है। और आप जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, वो पुरुषों से क्यों नहीं उम्मीद करते हैं? क्यों नहीं बात करते हैं? किन लोगों के लिए करते हैं? मतलब इस देश में धर्म की ठेकेदारी करने वाले लोग औरतों से जो अपीलें कर रहे हैं कि बच्चा पैदा करके हमको दे देना ताकि हम उनसे दंगा फसाद करा सकें, वो खुद भी ये काम कर सकते हैं, करें ना। दे उदाहरण तो हमारे सामने लकीर बहुत साफ है। हमको न्याय चाहिए, हमको एक साथ बढ़ने वाला समाज चाहिए, हमको हमारा लोकतंत्र चाहिए और हमको हमारा संविधान चाहिए। अगर इतना बचा लेंगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप बच जाएगी। इस बात की मैं गारंटी नहीं देता।